हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन शेड्यूल आ चुके हैं। तो आज से मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बीएड सेमेस्टर 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। हम यहाँ पर 11 से 12 दिनों में क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं हर दिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँगा। वो पूरा अच्छे से लिखा नहीं होगा, लेकिन ये है कि इससे आपको क्या हो जाएगा, पूरी एक ब्रीफ एक समरी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन इन वैदिक पीरियड को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्या सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये जो वैदिक पीरियड है ये कब शुरू होता है, 1500 BC से 600 BC में, ठीक है। यानी कि 1500 BC से 600 BC का जो टाइम है वो किसका है, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड का है, ठीक। इस वैदिक पीरियड में जो भी हमारी एजुकेशन होती थी वो बेस होती थी हमारे वेद्स पे। आपने सुने होंगे 4 वेद होते हैं, ठीक, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस तरह के 4 वेद हैं। उन पे हमारी क्या होती है, पूरी की पूरी एजुकेशन बेस्ड रहती थी, ठीक है। इन वेद्स में होते क्या थे, अलग अलग पोएम्स होती थी, फॉर्मूलास होते थे और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। इस टाइम पर जो भी एजुकेशन थी उसको, जो भी एजुकेशन को काम था कि कोई पढ़ाता है तो उसको क्या करते थे, एक होली ड्यूटी यानी कि एक पुण्य का काम मानते थे, ठीक है। जो एजुकेशन थी उसे क्या करते थे कि एक पुण्य का काम, जो भी लोग टीचर होते थे, वो जो भी पढ़ा रहा है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होता था एजुकेशन में, तो उस काम को क्या करते थे, एक होली ड्यूटी यानी कि पुण्य का काम मानते थे। और इस टाइम पर जो ब्राह्मण लोग थे, जो भी पुरोहित वगैरह थे, जो देते थे उसको एजुकेशन को, वो क्या करते थे, इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे, ठीक है। और जितने भी टीचर्स लोग थे वो क्या करते थे, उनकी पूरी लाइफ किसको डिवोटेड रहती थी, टीचिंग को ही डिवोटेड रहती थी, ठीक है। इस समय पर जो लोग थे वो मानते थे कि विद्या धन यानी कि विद्या, जो विद्या का दान होता है वो, या फिर विद्या के लिए किया गया कोई भी काम, वो कैसा होता है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर बेस्ट गिफ्ट के तौर पे कंसिडर करते थे, ठीक है। एजुकेशन वाज कम, लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ कि जो एजुकेशन थी वो, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो एजुकेशन थी वो अपर कास्ट या फिर ऐसे कह लें कि ब्रह्मचारी लोग होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, क्षत्रिय होते थे, सिर्फ उनको ही मिलती थी। ये किसका ड्रॉबैक था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो आंसर लिखने से मतलब है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास कितने तरह के वेद हैं, हमें इन सबको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आंसर को लगभग 6 से 7 पेज ले जाना रहता है, तो हमें सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देनी पड़ेगी। देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेद में, ठीक। सबसे पहला हमारा कौन है, ऋग्वेद है, ठीक है। ये क्या है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ वर्ल्ड है। ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर का मतलब क्या है कि एक ग्रंथ टाइप का, जिसको कह लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो कौन है, ऋग्वेद है। इसमें क्या है, 1028 हाइम यानी कि पोएम्स जैसी चीज़ें क्या है, इसमें 1028 पोएम्स हैं, ठीक है। और 10522 यानी कि 10,522 वर्सेस का मतलब होता है कि छंद, जिसमें कुछ राइमिंग हो, वो क्या है, छंद जैसी चीज़ें, वो क्या होती है, वर्सेस कहलाती हैं। तो इस ऋग्वेद में 1028 पोएम्स थी और 10,522 छंद थे, ठीक है। ये क्या करता था, हमारी इस जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है उनमें 4 स्टेजेस से मेन डील करता था, जिसमें से पहली है सेलिबेसी, दूसरी है फैमिली, तीसरी है फॉरेस्ट लाइफ और चौथी है रिनंसिएशन, ठीक है। सेलिबेसी का मतलब होता है कि जब आदमी सिंगल रहता है, यानी कि अनमैरिड लाइफ जब हम लोग जीते हैं तो उसे कहते हैं सेलिबेसी। फैमिली यानी कि जब हम लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं तो उसे कहेंगे फैमिली। फॉरेस्ट लाइफ की जब हम लोग अपनी फैमिली को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, ये भी हमारी लाइफ का एक फेज़ होता है। जब हम लोग वैदिक काल में थे तब एजुकेशन में ऐसा होता था। और उसके बाद क्या है, रिनंसिएशन, मतलब कि हम लोग सबसे अलग, एकदम त्याग करके, सैक्रिफाइस, सबसे एकदम अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऋग्वेद जो है, एनर्जी ऑफ नेचर इज गिवन हाई टेम्परेचर। जो हमारा ऋग्वेद था वो क्या करता था कि हमारा जो नेचर है उसमें जो एनर्जी है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता था, ठीक। इस ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी एनर्जी को, नेचर को ही, इन सबको ही दी जाती थी। इसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, प्रोसीजर ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि जो आहुति देनी होती है, त्याग देने होते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता था। इसमें 1984 वर्सेस यानी कि 1984 छंद थे इसमें, ठीक है। और इसमें कई सारी बातें या फिर रीति रिवाज जो होते थे त्याग को लेकर के, आहुति को लेकर के, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको यजुर्वेद में काफ़ी देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम लोग के घर में हवन होता है तो हम हवन में क्या करते हैं, वो हवन सामग्री वगैरह डालते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जिनकी आहुति देना, सेक्रीफाइस करना, ये सब चीज़ें यजुर्वेद में आपको ज़्यादा मिलेंगी। इसके बाद हमारा थर्ड आता है सामवेद। सामवेद रिलेटेड है म्यूज़िक से, ठीक है। ये जो सामवेद है वो है इंडियन म्यूज़िक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक, इस सामवेद में 1875 वर्सेस होती हैं, यानी कि छंद मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक, तो ये जो हमारे 3 वेद है यहाँ तक तो हो गए। इसके बाद जो हमारा चौथा आता है वो है अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद जो होता है वो किससे डील करता है? मेडिकल साइंसेस से, यानी कि किसी की तबीयत खराब हो जाना, किसी बीमारी से, उसकी दवा से, उसके इलाज से, इन सब चीज़ों से जो डील करता है वो है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में 5977 यानी कि 5977 वर्सेस थे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन जिसको आप अगर लिखेंगे अपने एग्जाम में तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीजेस, क्योर, एसेंस एटसेट्रा, यानी कि इस अथर्ववेद में क्या होता था कि जो हमारी डिजीजेज होती थी, ठीक, उनके बारे में लिखा होता था, उनकी दवाइयों के बारे में लिखा होता था, पाप पुण्य थोड़ा बहुत, एसेंस यानी कि पाइप, एसेंस यानी क्या होता है? पाप होता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसमें लिखी थी। और इस अथर्ववेद में ही साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन की। तो जो हमारी वैदिक एजुकेशन थी उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट की तरह कंसीडर करते थे। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी के जीवन में प्रकाश के जैसा, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हर तरफ क्या होगा? अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो बिना एजुकेशन के ऐसा माना जाता था उस समय पे कि जिसके जीवन में एजुकेशन नहीं है उसका जीवन कैसा है? एक अंधकारमय है बहुत, यानी कि उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंधा मानते थे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कैसा है? एक अंधे के बराबर है। ठीक है, तो उस समय पर जो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि ये क्या करता था? लोगों के जीवन में रोशनी लेके आता था, उनमें समझ पैदा करता था। और जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको कैसा मानते थे? ब्लाइंड मानते थे। दूसरा इसका है जो नेचर है वो है नॉलेज एज थर्ड आई। ये नॉलेज को कैसा कंसिडर करते थे कि थर्ड आई यानी कि तीसरी आँख। ठीक है, और ये तीसरी आँख बाहर की चीज़ों को देखने के लिए नहीं है, ये तीसरी आँख है अपने अंदर देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन इज मैंस थर्ड आई, इट ओपन्स इनर आई। इनर आई का मतलब क्या है कि जिससे वो खुद में देख सके, अपने अंदर की कमियों को, अपने आप को समझ सके, अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को, कमियों को, इन सब को जान सके। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? एक थर्ड आई है जो कि जिससे आदमी अपने आप को ही देख सकता है। ठीक है, ये जो नॉलेज होती थी वो क्या करती है? उस आदमी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अब अगर उसकी समझ अच्छी होगी तो वो अपने सही गलत में डिसीजन ले सकता है, अच्छा बुरा समझ जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करती है? समझ मतलब क्या, समझ पैदा करती है और लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, इसके बाद लिखा है रोल ऑफ फादर एंड मदर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो नॉलेज है, ठीक, या फिर जो एजुकेशन है वो फादर का और मदर दोनों का, यानी कि माँ बाप दोनों का रोल अदा करती है। क्यों? क्योंकि वो एक माँ जैसा प्यार देती है और एक बाप जैसे ही हमको गाइड करती है कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। ठीक है, इस तरह से क्या करती है जो एजुकेशन है वो मदर और फादर दोनों के क्या करती है? रोल को फिल करती है। उसके बाद क्या है कि एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक, यानी कि नॉलेज को, एजुकेशन को क्या किया गया है? एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट के हिसाब से भी कंसीडर किया गया है। एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट से मतलब क्या है कि जो आदमी पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है, जिसके पास नॉलेज रहती है, वो कल्चर्ड रहता है। ठीक है, सिविलाइज्ड रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ भी ऊटपटांग बात नहीं करेगा, आप उसे ठीक से बात करेंगे तो वो आपको अच्छे से जवाब देगा, कुछ भी अभद्र भाषा में जवाब नहीं देगा। ठीक है, और उसका एक मैनर होगा बात करने का, तमीज़ तहजीब उसके अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्या है जो एजुकेशन होती है वो क्या करती है? हमें कल्चर्ड बनाती है, अच्छे से रहना सिखाती है। ठीक है, तो जो एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह से भी इसको कंसीडर किया गया है, देखा गया है। जो इसका चौथा नेचर है वो है नॉट ओनली बुक लर्निंग, यानी कि जो पहले एजुकेशन हम लोगों को मिलती थी वैदिक पीरियड में वो सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे या फिर बुक पे ही बेस्ड नहीं होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पर भी, इन सब पर भी क्या थी? बेस्ड रहती थी। ठीक, और एक जो खास कैरेक्टरिस्टिक है वैदिक एजुकेशन की वो है फ्री एजुकेशन। उस टाइम पर पढ़ाने के लिए किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। ठीक है, सबको फ्री में एजुकेशन मिलती थी, जो जब चाहे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे वैदिक एजुकेशन का कि वो मतलब कि अब हम लोग कोई काम करेंगे तो उसके पीछे हमारा कोई मोटिव होगा ना, कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो वही ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे हमारे वैदिक पीरियड में एजुकेशन के। ठीक, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कर सके, यानी कि लोगों में फिजिकल और इंटेलेक्चुअल यानी कि उनके शरीर को भी अच्छा कर सके और उनकी बुद्धि के लेवल को भी अच्छा कर सके। आपने वो सुना ही होगा कि स्ट्रॉन्ग माइंड कुड ओनली बी इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, यानी कि एक अच्छा मस्तिष्क या फिर स्वस्थ मस्तिष्क एक अच्छे शरीर में ही वास करता है। ठीक है, तो इनका भी यही फंडा था कि जो हमारी वैदिक एजुकेशन थी वो भी क्या करती थी कि वो चाहती थी कि हम लोगों का इंटेलेक्चुअल और फिजिकल दोनों तरह का डेवलपमेंट करा सकें। ठीक, एजुकेशन इन ओपन,
ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो भी एजुकेशन पुराने टाइम पे होती थी वो खुले में ग्राउंड में बैठा करके या फिर पेड़ के नीचे बैठा करके इस तरह की जगहों पर होती थी, और उसमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज करते थे डेली, जिससे कि लोग थोड़ा सा फिट रहें। ठीक, इसमें एक और चीज़ होती थी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ में कि उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ता था 25 साल तक की उम्र तक। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है कि अनमैरिड रहते थे, अकेले रहते थे, इस सब तरह की चीज़ें बोली क्या होती है, ब्रह्मचारीज में आती है कि शादी वगैरह नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और क्या होता है, ये काफ़ी हार्ड और डिसिप्लिन लाइफ भी जीते थे। इसके बाद है हमारा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअली। ठीक है, इसका मतलब है कि हम बच्चों में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हाँ नॉलेज भर देना है, उनको उनके धर्म के बारे में, रिलीजियस के बारे में और थोड़ा भक्ति भाव भी उनके अंदर हम लोगों को पैदा करना रहता था। सिर्फ उनको पढ़ा पढ़ा के रटा देना ये हमारा मोटिव नहीं था। हम चाहते थे कि उनमें मॉरल्स डेवलप हो पाएँ, ठीक है, ह्यूमैनिटी डेवलप हो पाए, स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो पाए, और अपने रिलीजन को भी, अपने धर्म को भी वो क्या करें, समझ सकते हो। ठीक, इसके बाद है हमारा एम्फेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक, मतलब उस समय के टाइम पर क्या होता था, कोई डिग्री तो होती नहीं थी, ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करते थे उनका, और ना कोई टेस्ट होता था, ठीक है, तो हम लोग उनकी नॉलेज को चेक कैसे करते थे कि हम ग्रुप डिस्कशन कराते थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे उनसे बात करवाते थे, जिससे कि हम लोग समझ सके कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम लोग उनको इन्वॉल्व करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ा देना ही काम हमारा नहीं होता था। इसके बाद है चौथा पॉइंट है सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस समय पे जो एजुकेशन थी उसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि हम सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट कर सकें, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं हम उनको भी मतलब एक तरीके से ऐसे कह लें कि ख़त्म कर दें या फिर उन पर कंट्रोल पा सकें। ठीक है, एजुकेशन का वहाँ पर मीनिंग था कि हम, ऑब्जेक्टिव था सॉरी, कि हम एजुकेशन में बच्चों के इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करना सिखा दें, उनके मन पे कंट्रोल करना सिखा दें, क्योंकि अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम हर तरह से हर चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बाद है प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें अपने धर्म को जानना है, अपने जो भी चीज़ है, कल्चर है, रिलीजन है, उन सब के बारे में जानना है, और सिर्फ जानना ही नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप करनी है, ठीक, और अपना कैरेक्टर अच्छा डेवलप करना है। ये नहीं कि पढ़ने में तो काफ़ी ठीक है, नॉलेज काफ़ी है, लेकिन अगर बात करते हैं कैरेक्टर की, एक नंबर का बदतमीज आदमी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे और पर्सनैलिटी पर भी काफ़ी फोकस किया जाता था। इसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, तो कि किस किस तरह के मेथड वहाँ पे यूज़ किए जाते थे पढ़ाने में वैदिक एजुकेशन टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहला है गुरुकुल मेथड। आप सभी ने गुरुकुल मेथड पता ही होगा कि गुरुकुल मेथड में क्या होता था कि एक बच्चा है वो क्या करता है अपने टीचर्स के साथ ही रहेगा। ठीक है, जिस 12 से 15 साल लगभग वो क्या करता है अपने टीचर के साथ ही रहता है, घर पे या फिर नहीं रहता, आश्रम वगैरह में ही गुरु के साथ रहता था। दूसरा है ओरल मेथड। ओरल मेथड का मतलब क्या है कि हम बच्चों को बोल बोल के ही सिखाएंगे, कुछ भी लिखाना नहीं है, वो खुद डिसाइड करेगा, इस तरह से चीज़ें क्या करेगा, सीखेगा। तीसरा है श्रवणा यानी कि लिसनिंग। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो भी गुरु के द्वारा बोला जाएगा या फिर उनके जो बड़े स्कॉलर होंगे उनके द्वारा बोला जाएगा, वो उनको सुन सुन के बाकी चीज़ें क्या करते थे, सीखते थे। तो ये 3 हमारे मेथड ऑफ टीचिंग हो गए। इसके बाद है मनन और चिंतन। मनन और चिंतन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी हमने काम किया है उस पर हम रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ काम किया, फिर मैं उसको बाद में चेक करूँ कि मैंने सही किया है या फिर नहीं सही किया है। जो भी मैंने अपने एक फाइल बनाई होगी रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन वाली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमने अपनी पूरी इंटेंशन पे सीखा होता है उससे उसी के बारे में लिखते हैं ना। तो वैसे ही हम कोई काम करें और उस पर रिफ्लेक्ट करें कि हमने क्या काम सही किया है, क्या काम गलत किया है, उसको ऑब्जर्व करना एक तरीके से। ठीक, और उसके बाद हमारा लास्ट है निधि ध्यानात्मा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेडिटेशन। पुराने ज़माने में मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी, क्योंकि मेडिटेशन से हम लोग करते अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय पर ये 5 मेथड होते थे मेन। ठीक है, गुरुकुल मेथड, ओरल मेथड, श्रवणा, मनन, चिंतन और मेडिटेशन, ये 5 मेथड से बच्चों को सिखाया जाता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ टीचर के, ठीक है, तो कि जो वहाँ पे गुरु होते थे उनकी क्या ड्यूटी होती थी। देखिए, उनका काम यह था सेटिस्फाई नीड एंड क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कि वो बच्चों की जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, या फिर उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा करें, क्योंकि वहाँ पे कोई और तो रहता नहीं है, सिर्फ गुरु रहते हैं और उनके जो शिष्य हैं वही सब रहते हैं। तो ये टीचर का ही काम है कि वो उनके नीड्स को
और उनकी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को ख़त्म करें। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट। अब चूंकि बच्चों की जिम्मेदारी सारी की सारी किसके ऊपर है, उनके गुरु के ऊपर है, तो उनका प्रोटेक्शन का भी काम भी किसका है, उनके गुरु का है। ठीक, इसके बाद क्या है, टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट एज देयर ओन चाइल्ड, मतलब कि अपने बच्चों जैसा ध्यान रखना है। ये नहीं कि हाँ किसी और का बच्चा है पढ़ने आया है तो उस पर हम ध्यान ही ना दें। ठीक है, ऐसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उस तरह से हमें उनके बच्चों का भी ख्याल रखना है। फिर क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड नो फीस। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा हमारे पास आएगा सिर्फ हमें उसके मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देना, हमें उसके फिजिकल पर, मेंटल पर, सोशल पर, हर तरह के जो जितने भी एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के, हमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। और उससे बड़ी बात कि हमें उससे कोई भी फीस नहीं लेनी। फीस नहीं लेनी, अगर कोई वैसे दक्षिणा टाइप, उस समय तो फीस नहीं दक्षिणा चलती थी या फिर कोई भी दान चलता था, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे उनसे। ठीक, उसके बाद आती है बात हमारी ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट की, कि बच्चों की क्या ड्यूटी है। तो बच्चों की वही खास बात है कि बच्चों को, बड़े को बात माननी है, अपने जो भी गुरु हैं उनके सुनना है, समझना है उनकी बातों को। ठीक है, अब वो अगर पनिश भी करेंगे तो भी उनको कुछ कह नहीं सकते। और तीसरा हमारा है डिवोट टू अक्वायर नॉलेज, यानी कि अगर वहाँ पर गए हो पढ़ने के लिए तो पूरा अपने तन मन धन से क्या करना है, तुमको पढ़ाई ही कर रही हैं। ठीक, और यही बस ये 3-4 काम थे उनके मेन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरिट और डिमेरिट पर। ठीक है, तो इसके जो हमारा वैदिक एजुकेशन था उसके कुछ मेरिट भी थे और कुछ डिमेरिट भी थे। मेरिट में क्या है कि सक्सेसफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे होते थे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर आराम से हो जाता था। फिर क्या है, अचीव गुड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और वहाँ पर जो भी बच्चे थे उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल इस तरह के दोनों ही डेवलपमेंट क्या होते थे, ये भी अच्छे होते थे। एक और मेरिट है कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड नेचर, वहाँ पर जो हमारा जो मेन फोकस होता था उसमें ऑब्जेक्टिव मैंने बताया भी कि कैरेक्टर पर और नेचर पर, पर्सनैलिटी पर, इन सब पे ज़्यादा होता था। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी बच्चे रहते थे उनका कैरेक्टर और नेचर अच्छा डेवलप हो जाता था। उसके बाद है नॉलेज ऑफ साइंस एंड इंटरनल डिसिप्लिन, वहाँ पर जो भी बच्चे थे उनको साइंस के बारे में सिखाया जाता था और इंटरनल डिसिप्लिन यानी खुद पे कैसे काबू करना है या फिर अपनी इंस्टिंक्ट पे कैसे काबू करना है उसके बारे में भी सिखाया जाता था। तो ये सब तो मेरिट थे। अब कुछ डिमेरिट भी होते हैं। ठीक, जैसे कि वहाँ पर क्या है, डोमिनेटेड बाय रिलीजन। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो भी एजुकेशन होती थी वो रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर समुदाय को लेकर के उन्हीं के बच्चों को दी जाती थी, या फिर उनकी पर्टिकुलर एजुकेशन वैसे ही कराई जाती थी। या तो हम किसी धर्म के बच्चों को ही सिखाएंगे या फिर किसी धर्म की बातें ही सिखाएंगे। ठीक, इस तरह की एजुकेशन नहीं मिलती थी वहाँ पर। फिर स्ट्रेसेस ऑन रिलीजन, नेग्लेक्ट हिस्ट्री, फिलॉसफी, नेचुरल साइंस एट्सेट्रा। ठीक है, और कई जगह पर यह भी देखा गया था उस समय पर कि जो गुरुज थे या फिर जो भी वहाँ पे पढ़ाता था वो रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करते थे, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इस तरह के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते थे। एक और इसका ड्रॉबैक था कि फेल टू कैरी जनरल पब्लिक विद इट। ठीक है, कि वो जितने लोग वहाँ सीखने जा रहे हैं उनको तो ठीक है, जो भी हमारे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वो सब सीख रहे हैं, लेकिन ये आम जनता को उसमें इंक्लूड ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हमारा लास्ट है दोज हु डज मेंटल लेबर आर कंसीडर्ड सुपीरियर। ठीक है, तो उस समय पे ऐसा माना था कि जो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जिनके पास ये नॉलेज थी, यानी कि जो दिमाग वाला काम करते थे उनको सुपीरियर मानते थे, यानी कि उनको एक समाज में एक अच्छा ओहदा मिलता था। लेकिन ऐसे लोग जो कि जैसे मान लीजिए कोई लेबर हो गया, कोई बुनाई काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कपड़े धुलने का, ठीक है, तो इस तरह के लोग जो फिजिकल वर्क करते थे उनको लोग मानते थे कि ये तो नीचा है, यानी कि जो मेंटल वर्क कर रहा है उसको लोग सुपीरियर मानते थे, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन ऐसे लोग जिनको जो छोटे छोटे काम करते थे, कपड़े धुलना हो गया, ठीक है, इस तरह के काम करते थे, उनको लोग क्या करते थे, नीची जाति का मानते थे। और उनको और धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग किस में आ गए, अनटचेबल हो गए, यानी कि लोग अब उनका छुआ खाते भी नहीं थे, छूता पहनते भी नहीं थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ से हुई थी, इनसे अराइज हो गई थी। तो दोस्तों ये जो हमने अभी पढ़ा है ये बस एक समझ लीजिए कि ब्लूप्रिंट है जिस पे कि आपको अपने सारे आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझा दिया है। अब अगर आप इसको रीड करेंगे बुक से तो आप बहुत ही जल्दी से और इजीली ही पूरे आंसर को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।